हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। तो आज की क्लास में हम लाइफ प्रोसेसेस का एक पोर्शन है जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती रहती हैं और जो कि उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब अगर वो लाइफ प्रोसेसेस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म ना करी जाएं तो जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो तो क्या वो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आ जाती है? ऐसा तो नहीं है ना कि आप मोबाइल चलाना छोड़ दोगे तो आपका मतलब आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये चीज़ तो नहीं है। पर अगर आप खाना खाना छोड़ दो, आप कितना हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप जो है वो खाना ना खाएं। और अगर हम बात करें जैसे सांस लेने की, है ना, रेस्पायर करने की, रेस्पिरेशन की, अगर हम सांस ही ना ले पाएँ, ब्रीद ही ना कर पाएँ, तो इंसान जो है 1 या 2 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद फिर आपका आ जाता है जैसे हार्ट अगर आपके ब्लड को पंप ही ना करे, है ना, तब भी फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर आपका एक लास्ट एक और चीज़ होती है जो होती है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अगर आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट जो है वो अक्यूमुलेट होता जाए, है ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जो है वो आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेस की क्या डेफिनेशन हो जाती है आपके पास कि वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को अर्थ के ऊपर मेंटेन करने के लिए, उसे बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। और देखो, कुछ ऐसी कॉमन लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होनी कंपलसरी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, है ना, आप खाना खाते हो, उसके बाद रेस्पिरेशन, जो खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट है एनर्जी लेने के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो एनर्जी ली है, जो खाने से आपको मिली है, अब वो सारी की सारी एनर्जी थ्रू आउट योर बॉडी बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन आ जाता है लास्ट एक्सक्रीशन, यानी कि जो आपने खाना खाया उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुए वो फिर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का, वो हम करेंगे एक्सक्रीशन का टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि एग्जाम्स में जो है वो बहुत बार एक्सक्रीशन वाले जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स एक्सपेल द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी। तो यानी कि बॉडी में जनरेट होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लस जो भी बाकी के टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, उसको जो बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आ जाता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, देन एक्सेस वाटर है। देखिए, वाटर इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बट अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाए, है ना, आपने सुना होगा प्रोवर्ब होती है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो कोई चीज, अगर एक्सेस में है तो फिर वो आपकी बॉडी के लिए खराब है। तो एक्सेस ऑफ वाटर, देन नाइट्रोजनस वेस्ट। देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे आपने अगर नाम सुना होगा तो एक यूरिया होता है ना, यूरिया। देन आपका आ जाता है यूरिक एसिड, उसके बाद अमोनिया। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं और साथ ही साथ टॉक्सिक भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे वाटर है, ये टॉक्सिक नहीं है, बट अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो फिर आपका बॉडी का जो पीएच वगैरह है उसमें फिर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन। देन हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या रहता है। कि जैसे अब देखो, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, हर एक जो इंसान है, हर एक ऑर्गेनिज्म है, हर एक एनिमल है, डिफरेंट डिफरेंट, उनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा वो अलग होगा। जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, कुछ जो है वो यूरिक एसिड्स एक्सक्रीट करेंगे एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट मटेरियल। कुछ एनिमल्स जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो कौन से एनिमल कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पे देखिए मेनली 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं अमोनोटेलिक, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अमोनोटेलिज्म, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स, एंड द प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। Similarly, uricotelism, the animals who excrete uric acid are known as uricotelic animals, and the process is known as ureotelism.
मैंने शायद यूरिक एसिड बोल दिया, यूरिया है ना, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। देन यूरिक एसिड जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, एंड द प्रोसेस इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म। अब आ जाइए थोड़ा सा डिटेल में देख लो इनको। देखो अमोनिया जो होता है, अमोनोटेलिज्म मतलब जो एनिमल्स एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया को, ठीक है, हाईली टॉक्सिक होता है ये, और हाईली सॉल्यूबल भी होता है वाटर में। अब देखो जो अमोनिया होता है आपका, वो वाटर के अंदर बहुत ही ज्यादा सॉल्यूबल होता है। अगर हम बात करें कि अगर 1 ग्राम अमोनिया है तो उसके लिए अराउंड 300 टू 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ml ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू एक्सक्रीट ओनली 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि अगर, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स ही हैं, अगर हम अमोनिया एक्सक्रीट अपनी बॉडी से करने लग जाएं तो हमें कितना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। तो इसलिए ये जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, ये मोस्टली जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि पानी में ही रहना है उन्होंने, उनको पानी की ज़रूरत, मतलब उनकी बॉडी में फर्क, डेफिशिएंसी नहीं होती इसलिए वाटर की। तो अगर पानी में रह रहे हैं तो चाहे वो ज़्यादा, मतलब अमोनिया अगर एक्सक्रीट भी कर दें तो उसका उनकी बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब उनमें पानी की कमी नहीं होती, है ना। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फिर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, साइकॉन, है ना। ये आपको थोड़ी डायग्राम्स यहाँ पे बना दिए मैं, जैसे अमीबा की डायग्राम होगी, जस्ट टू क्रिएट अ मेमोरी इन योर माइंड, है ना, क्योंकि पिक्चर्स से हमें ज्यादा चीजें ध्यान रहती हैं। आपको देखो क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनोटेलिक एनिमल्स की एग्जांपल्स पूछ ली जाती हैं आपसे, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपको पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोनोटेलिक। तो अगर आपको थोड़ा फोटो वगैरह आप ध्यान रख सकते हो इनको, है ना। और आपने ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए ये भी याद कर लेने हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। और आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। मोस्टली जो अमोनोटेलिज्म होता है, ठीक है, इट इज सीन इन एक्वेटिक एनिमल्स, इट इज मोस्टली सीन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब आप पूछोगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्यों नहीं अमोनिया एक्सक्रीट हो सकता। अब देखो आपको ये चीज़ तो बता दी कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे एनिमल्स जो कि ड्राई एरियाज में रह रहे हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनको पानी इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, और अगर वो अमोनिया एक्सक्रीट करने लग जाए तो उनकी बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अमोनिया मोस्टली जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। देन हम नेक्स्ट आ जाता है यूरियोटेलिज्म, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। जो यूरिया आपका होता है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 1 ग्राम आपको अमोनिया को एक्सक्रीट करना है तो आपको 300 टू 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट अगर आपको 1 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट करना है, अगर आप एक्सक्रीट करना चाह रहे हो 1 ग्राम ऑफ यूरिया, तो आपको अराउंड 50 ml ऑफ वाटर ही रिक्वायर्ड है टू एक्सक्रीट द यूरिया। और ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता भी नहीं है एज कम्पेयर टू द अमोनिया, ठीक है। और ये कौन से एनिमल्स हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो देखिए ह्यूमंस आ गए, है ना। हम खुद ह्यूमंस जो हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। देन सील, कैंगरू, वेल्स, फ्रॉग एंड टोड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखते हैं। देखो सील, ठीक है, कैंगरू, ये वेल, और हम ह्यूमंस, हम भी कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो यूरियोटेलिक है, यानी कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है ना, क्योंकि जो हमसे रिलेटेड चीज़ें वही एग्जामिनर ज़्यादातर पूछ लेता है, मतलब स्टूडेंट्स को यही चीज़ें कई बार पता होती नहीं है। तो यूरियोटेलिज्म हो गया। उसके बाद आ जाता है, दिस इज यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। ये जो है ना यहाँ पे आएगा यूरिकोटेलिज्म, दिस इज यूरिकोटेलिज्म, यानी कि जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको बोला जाता है यूरिकोटेलिक, ठीक है। अगर मैं लिख भी दूं इस वर्ड को तो उनको क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और द प्रोसेस इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। एंड इट अकर्स इन एनिमल्स लिविंग इन ड्राई कंडीशंस। और यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ड्राई एरियाज में रहने वाले होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर आपको 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना है
तो आपको 10 मिलीलीटर वाटर भी इनफ है उसको एक्सक्रीट करने के लिए। तो इसलिए जो ड्राई कंडीशंस में रहने वाले, यानी कि आप डेजर्ट एनिमल्स बोल सकते हो, वो आपका यूरिक एसिड से सिक्रेट कर सकते हैं। आप जैसे आपने बर्ड्स देखे होंगे, उनकी जो एक्सक्रीटा होता है वो कैसा होता है, ड्रॉपिंग्स की तरह होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गुआनो, बर्ड ड्रॉपिंग्स। तो आपने देखा होगा कितना कॉन्सेंट्रेटेड सा होता है, उसमें पानी की कितनी कम क्वांटिटी होती है ना। तो ये बोला है कि इट अकर इन एनिमल्स लिविंग इन ड्राई कंडीशंस एंड इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि इट इज द मोस्ट टॉक्सिक। फिर उसके कंपैरिजन में बाकी कौन कौन से उससे कम 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 टॉक्सिसिटी में आते हैं, तो इसलिए यूरिया के साथ कंपेयर किया। जैसे एग्जांपल के लिए स्नेक्स आ गए, लिजर्ड्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा। जैसे बर्ड्स, ये स्नेल की फोटो आ गई, लिजर्ड छिपकली जो होती है ना, तो वो ये एनिमल्स आते हैं आपके यूरिकोटेलिक में। तो ये सारे के सारे हो गए आपके कि क्या क्या मोड्स रहते हैं एक्सक्रीशन के इन केस ऑफ एनिमल्स। अब अगर नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर एनिमल्स की, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, वो अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस। अगर अगर कोई ऐसे यूनिसेल्युलर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो बॉडी सरफेस है ना, उसी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है उसका जो भी मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा वेस्ट। ठीक है, बट अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर एनिमल्स की, तो आपको पता है क्योंकि मल्टी सेल्युलर एनिमल्स के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर होती है ना, हर एक काम को करने के लिए अलग सिस्टम स्पेसिफाइड है। तो इसलिए मल्टी सेल्युलर एनिमल्स के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं टू परफॉर्म द एक्सक्रीशन। अब कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए, वो आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा। और इस स्लाइड से भी बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखो, जैसे हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो क्लासीफाई किए हुए हैं फिर। ठीक है, तो एक ये आ जाता है क्लासिफिकेशन का एक जो यूनिट है, जैसे किंगडम हो गया, तो किंगडम एनिमेलिया, उनको एनिमल किंगडम के अंदर रखा हुआ है सारे के सारे एनिमल्स को। ठीक है, उसके बाद किंगडम के बाद आ जाता है फाइलम। ठीक है, फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये एक पूरी की पूरी हायरार्की है जिसके अंदर एनिमल किंगडम को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, फिर अलग अलग फाइलम में के अंदर बहुत सारी क्लासेस आती हैं, फिर डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स में फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज में जीनस आते हैं, और जीनस के अंदर स्पीशीज आती हैं। तो आपने थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है, वो भी थोड़े से एनिमल्स में। सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे वो एनिमल किंगडम के होंगे, और उनमें मैंने आपको फाइलम के साथ ब्रैकेट में उनके एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। और सिर्फ एक आपका ऐसा फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपको 2 क्लासेस एक्स्ट्रा याद रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे जो पॉरीफेरा है वो फाइलम है, जो ब्रैकेट में मैंने किया हुआ है एनिमल्स के नाम, वो उनके वो एनिमल्स हैं जो कि पर्टिकुलर फाइलम्स के अंदर फॉल हो रहे हैं। फाइलम्स को मैंने ब्रैकेट में नहीं किया, जैसे पॉरीफेरा इज अ फाइलम, देन प्लेटीहेल्मिंथी, निमेटोड, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब देखो आर्थ्रोपोडा की ये 2 क्लासेस हैं। आर्थ्रोपोडा की जो है एक क्लास है क्रस्टेशिया और दूसरी क्लास है एरेक्निडा, तो दीज टू आर द क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिले हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर दिया हुआ है स्लाइड में, तो आपने ये ध्यान में देखो। अब जैसे पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल आ गया स्पॉन्जेस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आ गया पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा क्या है, फाइलम। ठीक है, अब जैसे सिलेंट्रेट है, ठीक है, ये 2 फाइलम्स लिख दिए मैंने इसी कॉलम में, जैसे ये भी फाइलम है, और सिलेंट्रेट का एग्जांपल है हाइड्रा। अब क्योंकि इन दोनों में, स्पॉन्जेस में और हाइड्रा के अंदर, जनरल बॉडी सरफेस से जो है वो एक्सक्रीशन होती है। उसी तरीके से प्लेटीहेल्मिंथीज एक फाइलम है, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है टीनिया का, और दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है फेशियोला का। ठीक है, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है फ्लेम सेल्स। ठीक है, उसके बाद है निमेटोड। निमेटोड अगेन इज अ फाइलम,
The animals in which are included in nematode phylum are Ascaris and roundworm. और Ascaris और roundworm का excretory organ है Rennetti cells. ठीक है, यहाँ पे E आएगा. These are Rennetti cells. उसके बाद एनालिडा जो है वो फाइलम है. एग्जाम्पल है एनालिडा का अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया. ठीक है, एक ये बहुत बार पूछ लिया जाता है एनालिडा वाला क्वेश्चन, और एक ये प्लेटीहेल्मिन्थेस वाला. ठीक है, फ्लेम सेल्स. उसके बाद आर्थ्रोपोडा जो है वो एक फाइलम है. ठीक है, ये क्या है, एक फाइलम. और ये जो है दो, क्रस्टेशिया और एरेक्निड्स, ये हैं इसकी क्लासेस. ठीक है, तो आर्थ्रोपोड के अंदर आ जाता है कॉकरोच. ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स. देन आर्थ्रोपोडा की जो दो क्लासेस हैं, क्रस्टेशिया और एरेक्निड्स. क्रस्टेशिया के अंदर एग्जांपल है प्रॉन, और उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एंटीनरी ग्लैंड्स और ग्रेन ग्लैंड्स भी इनको बोल दिया जाता है. देन एरेक्निड्स में एग्जांपल आ जाता है स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, और एग्जांपल है इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है कॉक्सियल ग्लैंड्स. देन लास्ट आ जाते हैं वी ह्यूमन बींग्स. अस एग्जाम्पल है किडनी, है ना. ये तो सबको पता ही है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो क्या है, किडनीज. तो आपने देखो, मैंने आपको हर एक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करके बता दिया है कि हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से बता दिया. आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, मतलब इस पूरे के पूरे टेबल को, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जो कि है डिटेल में. ठीक है, ये जो आपको मैंने अभी तक बताया, ठीक है, जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस करी, उसमें मैंने आपको बताया कि 4 टाइप की हैं जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, फर्स्ट थी न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और थी आपकी एक्सक्रीशन. उसके बाद फिर हमने एक्सक्रीशन के बारे में देखा, एक्सक्रीशन क्या होता है, किस टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है. उसके बाद मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. देन हमने देख लिया कि अमोनोटेलिज्म क्या है, उनके एग्जांपल्स, यूरियोटेलिज्म एग्जांपल्स, यूरिकोटेलिज्म एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल, जैसे यूनिसेलुलर जो है वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस हो जाती है, मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं. ठीक है, मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, तो ये उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम और उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके नाम, ये आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेने. अब हम चलते हैं ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर. तो देखिए, ह्यूमन बींग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 किडनीज, है ना, है ना. सभी में 2 ही किडनीज होती है, किसी में 3 तो नहीं है, या फिर एक हो किसी में. 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 urinary bladder, and 1 urethra. ठीक है, तो ये है ह्यूमन बींग्स का सिस्टम. अगर आप डायग्राम आपने देखी होगी वैसे अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, बहुत छोटी क्लासेस से बुक्स के अंदर ड्रॉ होने शुरू हो जाती है. जैसे ये होती हैं 2 किडनीज, किडनीज से जो हैं फिर 2 यूरेटर्स निकलती हैं. ठीक है, ये जो कनकेव एरिया है इसको हाइलम बोला जाता है. ठीक है, उसके बाद 2 यूरेटर्स जो हैं वो जा कर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं, और ये आ जाती है यूरिथ्रा. राइट, अब ये जो यूरेटर्स होती हैं ना, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ओपन होती हैं इनसाइड योर यूरिनरी ब्लैडर. राइट, अब फॉर एग्जांपल दिस इज योर किडनी, these are the kidney, then ureter, this is the urinary bladder, and this is the urethra. ठीक है, तो किडनीज के अंदर आपका यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वो यूरेटर के थ्रू कंडक्ट होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है. यूरिनरी ब्लैडर जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसका मतलब इसको कंट्रोल करता है कौन, नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो जब ये हाफ फिल हो जाता है तो उस टाइम पे रिफ्लेक्स चला जाता है ब्रेन को कि अब जो है वो मिक्चुरेशन एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वॉइडिंग ऑफ यूरिन. ठीक है, मिक्चुरेशन एक वर्ड याद रख सकते हो आप, मिक्चुरेशन, दैट इज वॉइडिंग ऑफ यूरिन.
ठीक है। और क्योंकि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है तो जैसे अब देखो इसके अंदर यूरिन फिल होने शुरू होगा तो फिर ये स्ट्रेच होने शुरू हो जाता है, और जब ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे स्ट्रेच होने लग जाता हो जाता है तो उस टाइम फिर रिफ्लेक्स चला जाता है आपके ब्रेन को कि नाउ द पर्सन नीड्स टू यूरिनेट, तो फिर यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये है आपका एक जनरल सा स्ट्रक्चर किडनी का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि किडनी की लोकेशन होती क्या है। हमने जो है ना वो ये वाली चीज को थोड़ा सा इस चीज का ज्यादा डिटेल है, उसके बाद यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होगी, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं, यहाँ से कंडक्ट होकर के यूरिनरी ब्लैडर में आकर के फिर जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किडनी की लोकेशन कहाँ होती है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हमारी यही यहाँ जैसे जो है किडनी लोकेटेड होती है, ऐसा नहीं होता। आपकी बैक साइड पे जो आपका देखो वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो बैकबोन है, उसके दोनों साइड पे जो है वो किडनीज लोकेटेड होती है। ये देखो आपको इस डायग्राम में भी अच्छे से दिख जाएगा, तो लिखा हुआ है कि इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, बैकबोन के दोनों तरफ जो है वो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, एक और चीज है आपको जो आप लर्न रख सकते हो, इसमें लेफ्ट और राइट का क्या फंडा रहता है जब हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। अब जैसे देखो अब जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ आप लोगों की तरफ, तो दिस इज माई राइट पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट वन। तो हम जो लेबलिंग है ना वो भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, कि ये वाली राइट किडनी होगी, यानी कि इसको हम राइट लिखेंगे, दिस इज द राइट किडनी, और इस तरफ वाली को लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं इस तरफ को खड़ी हूँ तो अब मेरा ये वाला राइट आ रहा है, तो अब मैं ये नहीं करूंगी कि मैं इस वाली किडनी को राइट लिख रही हूँ, नहीं। लेबलिंग कैसे करनी है कि अगर मैं आपकी तरफ फेस कर रही हूँ तो यही वाली साइड को राइट लिखना है, इसी वाली साइड को जो है वो लेफ्ट लिखना है। बुक्स के अंदर भी इसी तरीके से लेबलिंग की हुई होती है। तो देखो जो राइट वाली किडनी होती है ना वो स्लाइटली लोअर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। अगर दो किडनीज ऐसे हैं लोकेटेड, जैसे देखो अगर दो किडनीज आपकी देखो इस तरीके से लोकेटेड है, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट वन, तो जो लेफ्ट वाली किडनी है वो स्लाइट मतलब कि जो राइट वाली किडनी है वो स्लाइटली लोअर होगी, मतलब थोड़ी सी नीचे खिसकी हुई होती है। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारी राइट वाली साइड पे जो लिवर का लोब होता है वो लोकेटेड होता है, इसके लिए उस वजह से जो है वो हल्की सी थोड़ी सी जो है वो शिफ्टेड होती है टुवर्ड्स द एब्डोमेन एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। ये आपको आगे जो मैंने एक और डायग्राम है उसमें आपको क्लियरली चीज देखने को मिलेगी। अभी के लिए आपको क्लियर हो गया ये किडनी की लोकेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि जो किडनी की पोजीशन है वो थोड़ी सी देखो, राइट किडनी जो है वो हल्की सी नीचे लग रही है ना एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। ठीक है, हल्की सी नीचे की तरफ को लग रही है ना, जो राइट किडनी है वो वाली, मतलब ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, बिल्कुल हल्का सा होता है। तो देखो ये है आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये हल्की सी देखो शिफ्टेड है। ठीक है, ठीक है, तो स्लांटिंग सी दिखाई दे रही है ना आपको, जो लाइन है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आपको फॉर्म हो रही, हल्की सी जो है वो टेढ़ी सी बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सेम उस पे नहीं है, ये सेम प्लेन पे नहीं है, हल्की सी जो है वो जो राइट वाली साइड है वो डाउनवर्ड्स है। तो दिस डाउनवर्ड लोकेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन। तो देखो यहाँ पे पूरी की पूरी डायग्राम में देखो ये राइट किडनी है आपको दिखाई हुई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो लेफ्ट किडनी है, देन आपकी दो यूरेटर्स हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, देन यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। तो ये तो आपकी एक जनरल सी डायग्राम। उसके बाद अब ये देखो जो आपकी रीनल आर्टरी होती है, ये देखो ये है आपकी रीनल आर्टरी। तो ये जो है वो ब्लड को लेकर के आती है यहाँ पे किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, देखो फिल्टर ब्लड जब हो जाता है उसके बाद फिर वो रीनल वेन के थ्रू, ये देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया रीनल आर्टरी के थ्रू, यहाँ लिख देती हूँ आर्टरी के थ्रू जो है वो ब्लड आया। उसके बाद जब वो यहाँ पे आकर के फिल्टर हो गया, मतलब सारे के सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जब वो क्लियर कर दिए किडनी ने, तो फिर वो वापस चला जाता है थ्रू द रीनल वेन, और रीनल वेन जाकर के इंफीरियर वेना कावा में ले जाती है ब्लड को, और फिर इंफीरियर वेना कावा से जो है वो हार्ट में चला जाता है, फिर वहां पे उसकी प्योरिफिकेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम।
फिर ये हो गई। अब हम कर लेते हैं कुछ फंक्शंस किडनी के, ठीक है। किडनी के जो मेन फंक्शन है, वैसे तो आपको बार बार बता ही दिया है। तो देखो, रिमूवल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं? यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, फ्रॉम द, अब क्योंकि मैंने अमोनिया नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग्स में अमोनिया तो एक्सक्रीट होता नहीं है, यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है, समटाइम्स यूरिक एसिड भी हो जाता है, बट मोस्टली इज यूरिया। देन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कॉम्पोजिशन, ब्लड की आयोनिक कॉम्पोजिशन रेगुलेट होती है। देन ब्लड का पीएच रेगुलेटेड रहता है ना, मैंने आपको बताया ना कि अगर एक्सेस वाटर हो जाए तो फिर वो भी रिमूव हो जाता है, तो फिर ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करती है किडनी। देन रेगुलेशन करती है बीपी, ब्लड प्रेशर का। देन ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करके रखती है, मेंटेन करती है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को। ब्लड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होने का मतलब है कि वाटर वाटर एंड आयंस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना। देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये सारे के सारे कुछ फंक्शंस हैं आपके किडनीज के, ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखने हैं। वैसे किडनी के फंक्शन से क्वेश्चन इतनी ज्यादा बार देखने को मिलता नहीं है। हाँ, ये वाले पॉइंट पे देख सकते हो आप कि मेंटेन करता है ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को, एक ये वाला पॉइंट, और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द किडनीज, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो है वो, हाँ, इन दो पॉइंट्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो तो देखिए मतलब एक जनरल से फंक्शंस है इसके, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो, नेफ्रॉन की, अब हमने किडनी देख ली, अब नेफ्रॉन। अब आप बोलोगे कि हम तो डिस्कस कर रहे थे किडनी को, अब किडनी डिस्कस करते करते जो है वो नेफ्रॉन कहाँ से आ गया बीच में, है ना। तो देखो, नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर के जो हैं वो एक किडनी को फॉर्म करते हैं। तो लिखा भी है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। जैसे जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम करवाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपने वो अगर नहीं अभी तक देखा है लेक्चर तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया हुआ है ये चीज़। तो देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो है नेफ्रॉन। और नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है पर किडनी, मतलब अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आपको देखने को मिल जाते हैं एक एक किडनी के अंदर। अब देखो, ये एक किडनी का स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ किया है, और अगर इसका इतना सा पार्ट अगर देखो, अगर उठा लिया जाए तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपको जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब आपने इस स्ट्रक्चर को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो है वो समझाऊंगी। अभी अभी फिलहाल के लिए आप सुनते रहिए कैसे कैसे होती है चीजें। अच्छा, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको डायग्राम में बताया कि ये होती है आपकी किडनीज, है ना, ये दो आपको किडनीज बताई, ठीक है। अभी के लिए आप इसको हटा दीजिए, ये वाली किडनी को। तो अगर हम एक किडनी को देखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ये वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन का अगर हम जनरल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले ड्रॉ करें, देखो, इस किडनी का अगर मैं इतना सा पोर्शन, मान लो मैंने इसको कट किया सेक्शन और यहाँ पे देखा, तो मुझे क्या दिखाई देगा? देखो, ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। ये एक ट्यूब्यूल्स नजर आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें कॉन्वोल्यूशंस आपको दिखाई देंगी, और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ को एक्सटेंड करेगा। यहाँ से आर्टरीज आएंगी, ये थी आपकी रीनल आर्टरी, और फिर ये यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, और फिर दोबारा जो है ये कैपिलरीज फिर से एक इस आर्टरी के अंदर फॉर्म होकर के दोबारा फिर पूरे के पूरे इन ट्यूब्यूल्स से पास होती हुई कुछ इसका पोर्शन यहाँ भी जाता है और कुछ पोर्शन इस तरफ को।
तो देखो इसको बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल, इसको बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये होती है आपकी एफरेंट आर्टरी, राइट। देन उसके बाद ये होते हैं आपका ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हो ग्लोमेरुलस। ये देखो ये स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे, दिस इज ये ग्लोमेरुलस की स्पेलिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये जो बहुत सारी एफरेंट आर्टरी जो है वो आ रही है और फिर बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर ब्रेक डाउन हो रही है, तो ये जो फिर पोर्शन बनता है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा येलो कलर के साथ दिखाऊं तो देखो ये वाला जो पोर्शन बनता है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज यहाँ लिख देती हूँ ग्लोमेरुलस, राइट, दिस इज ग्लोमेरुलस। और फिर जैसे अगर ये एफरेंट आर्टरी थी तो ये होती है ईफरेंट आर्टरी, दिस इज ईफरेंट आर्टरी। अब ये जो ईफरेंट आर्टरी होती है, फिर ये देखो रेड कलर से ये भी पूरा इस तरीके से लूप फॉर्म करती है अराउंड दिस डक्ट, ये जो ग्रीन कलर से है। और फिर पूरी की पूरा इसको इसलिए बोला जाता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी बोला जाता है इसको। ठीक है, पेरी ट्यूब, क्योंकि पेरी मतलब अराउंड और इस ट्यूब्यूल के अराउंड फॉर्म कर रहा है ये कैपिलरी नेटवर्क, इसलिए इसको पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी बेड कैपिलरी बोल दिया जाता है। ठीक है, और फिर फाइनली जब ये जा करके यहाँ पे फाइनली जब यहाँ पे मतलब निकलती है पूरी की पूरी फाइनली होकर के, तो तब इसको बोलना हम स्टार्ट कर देते हैं रीनल वेन। रीनल वेन में जाकर के मिल जाती है ये। तो ये है इसका एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ये जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अगर ये वाला स्ट्रक्चर, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है ये। ठीक है ना, अब इसको अगर आप देखो, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखने मतलब समझने की कोशिश करोगे तो अब आपको ईजी लगेगा ये वाला। ठीक है, देखो इसको एक बार हम समझते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो ये वाली है आपकी रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी जा रही है और फिर वो जा करके ये देखो ये बोमेन कैप्सूल है ये वाला। ठीक है, बोमेन कैप्सूल है, तो रीनल आर्टरी जा रही है और फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद फिर दोबारा ये कन्वर्ट होकर के जो है वो बना रही है ईफरेंट आर्टीरियोल। अब ईफरेंट आर्टीरियोल जो है ये जो पूरा का पूरा ट्यूब्यूल है बोमेन कैप्सूल के राउंड, इसको बोला जाता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो थोड़ा दूर है इससे, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है इसको, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बिल्कुल पास में। इसके अराउंड पूरा का पूरा देखो ये कैपिलरी का नेटवर्क बना लेती है। उसके बाद फिर फाइनली जा करके जो है ये फॉर्म हो जाती है रीनल वेन में। ये देखो यही वाली जो रीनल आर्टरी थी जो कि बहुत सारी एफरेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद ईफरेंट, और फिर फाइनली जा करके जो है ये कन्वर्ट हो रही है इनटू द रीनल वेन। ठीक है, और फिर ये रीनल वेन जो है जा करके आपकी चली जाती है वेना कावा में और फिर हार्ट में पहुंच जाता है ब्लड, है ना। यहाँ बताया था इस वाले डायग्राम में, ये देखो इसके अंदर आपको बताया था कि इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है फिर जो रीनल आर्टरी होती है, और फिर इंफीरियर वेना कावा में के थ्रू जो है वो हार्ट में चला जाता है। तो ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना यहाँ पर, कि एक है आपकी रीनल वेन, ठीक है, एक थी आपकी रीनल वेन। सबसे पहले तो रीनल आर्टरी थी जिसके थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा था प्योरीफाई यानी फिल्टर होने के लिए। उसके बाद जब वो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होता क्या कहाँ पर है, वो जो मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया वहां पर जा करके जो है वो पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर होता है ना। मैंने आपको बताया ना कि छोटा सा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सेक्शन कट लें यहाँ ये जो नेफ्रॉन है ना, ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हुआ है ये नेफ्रॉन, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो दोनों किडनीज में होते हैं। 1 मिलियन इसमें होंगे, 1 मिलियन इसमें होंगे। तो आपको नेफ्रॉन के अंदर अब बता दिया पूरा का पूरा कि कैसे जो है वो ऐसे बोमेन कैप्सूल होगा, उसके बाद बोमेन कैप्सूल में जो है वो फिल्ट्रेशन वगैरह होती है ब्लड की, जो कि मैं आपको पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस बताऊंगी। और फिर इस तरीके से जो है ये यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगा। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है ना, जब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से जो ये रीनल आर्टरी आ रही है, तो देखो रीनल आर्टरी आई, अंदर गई किडनी के, और
ऐसा इसको स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत सारे ऐसे इसको स्ट्रक्चर मिलेंगे अंदर ही, किडनी के अंदर ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलेंगे। तो उन नेफ्रॉन्स में आकर के हर मतलब बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर टूट जाएगी ये जो आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद जब बहुत सारी कैपिलरीज में टूट जाएगी और फिर यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, तो फिल्ट्रेशन जब होएगी तो उस जो फिल्टर्ड ब्लड है वो यूरेटर के थ्रू चला जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया यूरिन। अब जो ब्लड प्योरीफाई हो गया यानी कि फिल्टर हो गया है ना, यूरिन में तो यूरिन पास आउट हो गया बट ब्लड तो अभी भी यही है ना, तो वो जो ब्लड आपका फिल्टर हुआ है वो फिर जो मैंने आपको यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे डायग्राम बताई थी इसकी कि ये आपका फिर जब ये इस तरीके से एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और फिर फाइनली जा करके एक जो है वो रीनल वेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। रीनल वेन में जब ये कन्वर्ट होता है तो फिर ये है वो रीनल वेन, देखो ये है वो रीनल वेन ये वाली, या फिर ये जो मैंने ग्रीन कलर से बताया यहाँ से आकर के ये हार्ट में वापस चला जाता है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दोनों साइड, बट इसके अंदर जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन होती है और फिर जो प्योरीफाइड ब्लड है वो वापस रीनल वेन के थ्रू, वेना कावा के थ्रू होता हुआ हार्ट में पहुंच जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी होगी है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी और कैसे कैसे जो है वो यूरिन ब्लड जो है वो पहुंचता है एट द नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर इस तरीके से जो है वो कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसा दिखाई देता है, एक तो ये चीज़ बता दी। अब आप अगली जो स्लाइड है उसमें देखोगे कि फिजियोलॉजी क्या है, यूरिन जो है वो फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी नेफ्रॉन के अंदर यूरिन कैसे बन रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस होता है स्टेप होता है आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये तीन प्रोसेसेस होते हैं और फिर इससे जो है वो फाइनली बनता है आपका यूरिन। तो देखो हम सबसे पहले करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देखो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे कप लाइक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बताया था यहाँ पे है ना, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बताया था इस तरीके से। और क्या बोला था कि यहाँ से आर्टरीज आती हैं, रीनल आर्टरी, और या फिर आपको उसको एफरेंट आर्टरी बोल लीजिए, यहाँ पे वो ग्लोमेरुलस के अंदर टूटती है छोटी छोटी कैपिलरीज में और फिर वो फिर से जाकर के ज्वाइन हो जाती है और इसको बोलना शुरू कर देते हैं हम इफरेंट, और ये जो आई होती है इसको बोलते हैं एफरेंट, ठीक है। तो यही सेम चीज इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है, राइट। तो बात ये देखो क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट्स, excessive water from the blood are filtered and initial filtrate enter into the Bowman's capsule of the nephron, ठीक है। तो देखो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, ठीक है। और ब्लड जो है वो फिर ग्लोमेरुल मतलब ब्लड आ रहा है और ये जो एफरेंट एफरेंट आर्टीरियोल है, ए ध्यान रखना है यहाँ पे ए वर्ड है, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल है, ये ब्रेक हो रहा है इनटू द ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हो जो बहुत सारी कैपिलरीज में टूटता है। फिर ग्लोमेरुलस में अब देखो क्योंकि ये जो ब्लड आ रहा होता है ना, एफरेंट आर्टीरियोल जो होता है ना वो काफी ज्यादा वाइड ट्यूब होती है। अब जब वाइड ट्यूब में ब्लड प्रेशर से आ रहा है और वो छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। इस ये वाला ब्लड जब बहुत ज्यादा फ्लो से आ रहा है और फिर इसको आप बिल्कुल छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो उस प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से ये जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है किन किन सब्सटेंसेस की, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो आ जाते हैं इस वॉमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, एक्सेसिव वाटर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इस वॉमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं और फिर जो ब्लड है वो चला जाता है इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू और आगे की तरफ को जो है वो मूव कर जाता है जो ब्लड होता है, राइट। अब क्या होता है, ये तो होती है आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो जब मैंने आपको ये बताया कि जब प्रेशर है ब्लड का बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स ही इसमें से जो है वो फिल्टर हुए होंगे। बहुत सारे यूजफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं कई बार वो भी ब्लड से जो है वो फिल्टर हो जाते हैं इनटू द ग्लोमेरुलस। अब पर हम तो क्या चाहते हैं कि जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ
वो ब्लड के अंदर ही रहें, और जो सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वही जो है वो फिल्टर हों हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ताकि फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएं और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में ही रहें। बट होता क्या है कि यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल बोथ द सब्सटेंसेस गॉट फिल्टर्ड आउट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अब अगर वो यूजफुल सब्सटेंसेस अगर फिल्टर हो गए हैं तो अब उनको वापस एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ब्लड के अंदर। तो वो काम होता है सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेट से उनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है बाय द कैपिलरीज विच सराउंड द नेफ्रॉन। और अब अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर, जो मैंने आपको ये चीज ऐसे बताई थी कि ये आपका ग्लोमेरुलस होता है, ये कैपिलरीज आती हैं। तो कैपिलरीज से जो ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, यहाँ पे जो जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं, चाहे हार्मफुल सब्सटेंसेस हो चाहे यूजफुल सब्सटेंसेस हो, इनको बोला जाता है फिल्टरेट। क्या बोला जाता है? फिल्टरेट। इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं हम लोग। तो तो यही चीज इसलिए बोली हुई है कि ये जो फिल्ट्रेट है, जो कि देखो ये बॉमन, ये देखो ये ग्लोमेरुलस है रेड कलर से, ठीक है, रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ से ब्लड आया है, ब्लड जो है वो यहाँ पे बोमन कैप्सूल में येलो कलर में इसमें फिल्टर हो गया है, इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर भी हो गया, और साथ ही साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो अब क्या होगा, जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे ना वो फिर एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो एब्जॉर्ब होने कैसे स्टार्ट होंगे, अब जैसे मैंने आपको जब नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया तो आपको मैंने ये चीज दिखाई कि देखो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये कैसे लूप सा बना रहा है अराउंड दिस ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब्यूल है पीच कलर का, इसके अराउंड जो है वो एक नेटवर्क बना दिया हुआ है कैपिलरी का इफरेंट आर्टीरियोल ने। तो क्या होता है, अब है तो इसके अंदर ब्लड ही, तो होता क्या है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू इस फिल्ट्रेट से वापस ब्लड के अंदर चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ चले जाते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। बस इतना सा प्रोसेस होता है जो कि इतना बड़ा लिखा हुआ ना यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरी। तो ये कैपिलरी है जो कि सराउंड कर रही है आपके नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन से जो आपका फिल्ट्रेट है जिसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो जो है वो वापस सेंट हो जाते हैं इनटू द ब्लड। तो आपको दो एरोज दिखाई दे रहे होंगे, एक आपको दिखाई दे रहा होगा जो नेफ्रॉन से किडनी की इसमें कैपिलरी की तरफ, और दूसरा एरो आपको दिखाई दे रहा होगा इस कैपिलरी से, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी से टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। ये तो प्रोसेस है जो ये वाला एरो है जो कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो इस तरफ जा रहा है इनटू द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इस वाले एरो को तो हम नाम दे देते हैं सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन का। बट जो ये वाला एरो है, ठीक है, इस ब्लड के अंदर भी तो कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड हो रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है और ये जो सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन है, ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी देखो जो फिल्ट्रेट है वो आगे की तरफ को फ्लो हो रहा है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका मैंने आपको जो है ना वो छोटा सा पोर्शन दिखाया है यहाँ पे। देखो आगे अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और फिर आगे जा करके ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जा करके ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन बनाया है इसका। तो हम क्या देख रहे थे कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गई और अब होगी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब देखो ये जो ब्लड यहाँ पे आया था, अब ये तो ये चीज तो नहीं है ना कि ग्लोमेरुलस से सारे के सारे हार्मफुल जो मटेरियल है वो बोमन कैप्सूल में फिल्टर हो गए होंगे, कुछ जो है बच जाते हैं जो कि इफरेंट आर्टीरियोल में जब फिर ये सराउंड कर रहा होता है पूरे के पूरे नेफ्रॉन को इस तरीके से, तब क्या होता है जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बच गए होते हैं इन कैपिलरीज के अंदर वो जो है वापस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में वो तो फिल्ट्रेट में ऐड हो रहे हैं वापस, जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है जो कि गलती से फिल्ट्रेट में आ गए थे उनको जो है वो कैपिलरीज अपने अंदर वापस ले रही है और उसको नाम दिया जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो लिखा भी हुआ है यूरिया, देन एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स,
दे आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर वापस से सिक्रीट हो जाते हैं, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। देखो ये फाइनली जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है, ये देखो ये वाला जो येलो कलर से है ये आपको दिखाया है कलेक्टिंग डक्ट, एंड देन फर्दर इनटू द यूरेटर, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है फिर ये फाइनली जाकर के यूरेटर में जाकर के ओपन होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो ये वाली अगर आपकी अगर एक नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट है, अगर देखो अगर ये मैं यहाँ पे किडनी बना देती हूँ इस तरीके से, तो अगर मैं यहाँ पे ये किडनी बना रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, तो देखो इतना सा नेफ्रॉन है, इतने से एरिया के अंदर ये प्रेजेंट है। अगर अब आपको दिख रहा होगा तो देखो ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट, तो ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे पूरी की पूरी किडनी के अंदर, तो उन सभी नेफ्रॉन्स का जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो जाकर के ओपन होता है इनटू द, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि यूरेटर है जो कि फाइनली जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है, तो ये सारे कलेक्टिंग जो डक्ट्स हैं वो सारे जाकर के मिलकर के ओपन होते हैं इनटू द यूरेटर। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर भी एक और एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दूँ सिंपल सा, तो इस तरीके से ये बनेगा और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाएगा, और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है फिर ये यहाँ से इसके अंदर होगा यूरिन, और ये फिर से जाकर के यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है ऐसे। सिमिलरली बहुत सारे इस तरफ भी प्रेजेंट होंगे, अगर मैं सबका सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट बनाऊं तो कलेक्टिंग डक्ट से जैसे ये है और ये भी यहाँ पे आकर के ओपन हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे मिल जाते हैं, मतलब सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे होते हैं, ऐसे 1 मिलियन के अराउंड होते हैं, बताया था ना आपको 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट हर दोनों किडनी में अलग अलग, 1 मिलियन एक में, दूसरी मिलियन दूसरी में, 1 मिलियन दूसरी किडनी में, तो ऐसे मिलकर के जो है ये फाइनली यूरेटर में जाकर के ओपन होता है, मतलब इन्होंने यूरिन फॉर्म कर लिया, अब यूरेटर में जाकर के अब तो बस कुछ नहीं, अब यूरेटर से जो है वो यूरिन नीचे जाएगा और फिर जो है वो फाइनली जाकर के जैसे अगर ये है इसको मैं छोटा करके यहाँ बनाऊं, तो यहाँ पे देखो ये एक किडनी में ये प्रोसेस चल रही है, अब किडनी में यूरिन फिल्टर हो गया है, ब्लड आपका सॉरी फिल्टर हो गया है, अब ये यूरेटर के थ्रू चला जाएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो ब्लड पास आउट हो जाता है, ठीक है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर हम इसको जल्दी से फिर से एक बार रिवाइज करें तो क्या होता है, ब्लड आ रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है इनटू द एफरेंट आर्टीरियोल, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है, एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं वो बोमन कैप्सूल में जाकर के मतलब कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं ग्लोमेरुलस। वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आता है तो वहाँ पे फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है हमें मिलता है, जिसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आ गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। अब क्या होता है, वो जो फिल्ट्रेट आया है आपका, उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और बहुत सारे जो है आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू वापस जो है वो इफरेंट आर्टीरियोल, जो कि आपके पूरे के पूरे नेफ्रॉन के अराउंड जो है वो एक लूप सा बना रही है, उसमें वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें ब्लड ही है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें डिफ्यूजन के थ्रू, उसको बोल देते हैं हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और जो आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है उसमें क्या होता है, ये देखो यहीं पे बता दिया हुआ है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इफरेंट आर्टीरियोल के अंदर वो चले जाते हैं आपके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, तो वो हो जाती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। उसके बाद फिर जब हार्मफुल सब्सटेंसेज जो है वो ब्लड से निकल करके नेफ्रॉन में चले गए, नेफ्रॉन में जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस थे वो जाकर के ब्लड में चले गए, तो फिर यूरिन फॉर्म हो गया नेफ्रॉन के अंदर, अब वो जो यूरेटर के थ्रू कंडक्ट होगा और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और फिर जाकर के वॉइडिंग हो जाएगी यूरिन के थ्रू यूरेथ्रा। अब फिर हम एक चीज़ आती है जिसको बोला जाता है हेमोडायलिसिस। अब देखो हेमोडायलिसिस क्या होती है, इसको आप आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपकी जो किडनीज होती हैं उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी तरीके की इंजरी हो गई, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे किडनीज की तरफ को ब्लड का जो फ्लो है वही कम हो जाता है ना, हमने देखा ना पीछे किडनी की तरफ को कितना ज्यादा ब्लड का फ्लो आ रहा है, तभी तो ब्लड फिल्टर हो पा रहा है सारा का सारा। तो अगर
कभी मान लो ब्लड का फ्लो कम हो गया किडनीज की तरफ को, एक चीज ये चीज हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि किडनीज में ही इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड का फ्लो तो ठीक है बट किडनी में इन्फेक्शन हो जाए या किसी तरीके की इंजरी जो है वो किडनी में हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपरली ब्लड की प्योरिफिकेशन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, एक तरीके का डिवाइस हो जाता है। ठीक है, डिवाइस ही होता है जो कि मतलब कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड में से उनको डायलिसिस के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि देखो आर्टिफिशियल किडनी में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं सेमी परमिएबल। अब जैसे अगर आपको ये ट्यूब्स दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, तो देखो ये रेड कलर की ट्यूब्स हैं और ये सेमी परमिएबल है। ये जो हैं ये सारी की सारी ट्यूब्स हैं, ये सेमी परमिएबल हैं। और एक इन सेमी मतलब कि इसके अंदर प्रेजेंट है ये, और इनके अंदर एक टैंक सा देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये टैंक है। इसके अंदर जो है वो डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है वो हम फिल कर रहे हैं। देखो ये ऑरेंजिश कलर का जो है वो एक टैंक है जिसमें हम डायलाइजिंग सोल्यूशन फिल कर रहे हैं। ये जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का होता है बिल्कुल सेम टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इस टैंक के अंदर भी है डायलाइजिंग फ्लूइड का। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना बस वो प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, बाकी बिल्कुल ये ब्लड की तरह ही है एक्सेप्ट कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट से ब्लड जो है वो, जैसे आपने सुना होगा ना कि डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस पे है पेशेंट अब, है ना। तो क्या ब्लड पेशेंट में से ब्लड को निकालते हैं, इस टैंक के अंदर उसको भेजा जाता है, इन ट्यूब्स में ब्लड भेजा जा रहा है। ये जो ट्यूब्स हैं ये आपकी सेमी परमिएबल है। ये जो एक टैंक है इसमें डायलाइजिंग सोल्यूशन को भेजा जा रहा है। तो होता क्या है कि जितने भी सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा का सारा चला जाता है डायलाइजिंग सोल्यूशन में, ऑरेंज कलर का। और फिर वो जैसे जैसे जाता रहता है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, तो फिर उस डायलाइजिंग सोल्यूशन को अलग करते रहते हैं, क्योंकि ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर यूरिया या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठे हो गए हैं ना, क्योंकि यहाँ से ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है सेमी परमिएबल है, तो इनसे क्या हो रहा है कि जो भी वेस्ट है वो इसके अंदर फ्लो हो रहा है ना, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर। अब डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर फ्लो हो रहा है तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो फाइनली जाकर के दूसरे कंटेनर में सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन को डाल रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। यहाँ से ब्लड आ रहा है ह्यूमन का, यहाँ से डायलाइजिंग सोल्यूशन आता जा रहा है। उसके बाद अब ब्लड ह्यूमन का ब्लड प्योरीफाई हो गया तो उसको दोबारा जो है वो ह्यूमन को वापस चढ़ा दिया ब्लड, है ना। तो इस तरीके से जो है वो हेमोडायलिसिस का पूरा प्रोसेस चलता है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब देखो ह्यूमन बींग्स में तो हमने देख लिया कैसे कैसे एक्सक्रीशन होती है, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। कुछ एनिमल्स देख लिए हमने जिनके अंदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। तो देखो प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर देते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू। उसके बाद एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है, यानी कि आपका जो ऑटम सीजन आता है उसमें भी जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीव्स हो गए, उनकी छाल होती है पेड़ की वो निकलने शुरू हो जाती है। तो वो सब भी प्लांट्स एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म करते हैं फॉर इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट देयर वेस्ट। उसके बाद कुछ जो प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वैक्यूल्स के अंदर भी स्टोर रहते हैं। हमने अपने सेल चैप्टर के अंदर जो है वो प्लांट का सेल का एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ जिसमें प्लांट सेल आपको बताया गया होगा। उसमें एक ऑर्गेनेली होता है वैक्यूल्स जिसके अंदर प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर करते हैं। उसके बाद प्लांट्स जो है कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस वो सॉइल के अंदर भी सिक्रेट कर देते हैं उनके आसपास, है ना। कुछ जो है वो जैसे गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में जो सब्सटेंसेस निकलते हैं वो वैसे तो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने, आई होप मैंने अपने बेस्ट दिया है आपको कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।